वंदे मातरम बच्चों। आइए हम आज सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत राजनीतिक अध्याय 16 जिसमें लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इसके पहले हमने लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आम व्यक्तियों की भागीदारी के अंतर्गत इसके पहले वीडियो में समझे थे किस तरीके से जन सहभागिता आंदोलन के अंतर्गत कार्य किया गया। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे लागू हुआ था, उनकी प्रमुख भूमिका क्या थी, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे जिसमें लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन के बारे में, जिसमें पॉइंट पहला आता है सामाजिक आंदोलन की अवधारणा एवं परिप्रेक्ष्य। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने जन सहभागिता के बारे में अध्ययन किया, तो इसमें क्या थे, लोकतंत्र में जब आम व्यक्ति यानी हमारी जो भागीदारी है इसके बारे में हमने जानने का प्रयास भी किया कि किस तरीके से उनकी जन भागीदारी रहती थी। तो जैसे लोकतंत्र में अलग अलग माध्यमों में शासन एवं भागीदारी की व्यवस्था की जाती है, तो हमने यह भी देखा था जिसमें लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रमुख रूप से वयस्क मतदान, जिसमें निश्चित आयु के बाद सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, जिसमें सक्रिय दबाव समूह मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई थी क्योंकि इसकी सहायता से क्या करते थे, यह प्रचार किया गया था। लेकिन क्या आप कभी सोचा कि लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है वो क्या जन सहभागिता या इन साधनों के अलावा भी कोई अन्य भागीदारी से किया जा सकता है क्या? तो आमतौर पर ऐसा होता है जिसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन द्वारा ही मतदान और अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता आदि अधिकार व्यक्तियों के दिए जाते हैं। लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की मजबूती इसी में है कि वे उसमें लगातार ऐसे साधन प्रयोग किए जाते हैं जो शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाते हैं या फिर शासन के विभिन्न सामाजिक तबकों के हित के लिए कार्य करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रेरित किया जाता है। तो आगे हैं कि सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत किसी देश या समाज में किसी समूह द्वारा जो अपनी मांगों के लिए मिलकर किया गया प्रयास। यहाँ हमारे देश में हाल में कुछ आंदोलन जिसके संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से सामाजिक आंदोलन में जन सहभागिता प्रभावित हुई थी। जैसा कि सामाजिक जो आंदोलन है इसके माध्यम से लोग अपनी मांगे सरकार के समक्ष तो रखते हैं, लेकिन सरकार पर दबाव भी डालते हैं कि सरकार उनकी मांगे क्या कर सके, पूरी कर सकें। तो इन आंदोलन के माध्यम से भी क्या करते हैं, सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध लोग जैसे आंदोलन भी करना शुरू कर देते हैं। इसमें संगठित प्रयास को भी शामिल किया गया है क्योंकि सरकार को आगे क्या करना चाहिए, अगर इन समस्याओं का सामना करते हुए उसके बारे में सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि इसका हल कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक आंदोलन के माध्यम से आम लोग अपनी क्या करती हैं, जन सहभागिता को सुनिश्चित भी करती हैं। आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं जिसमें एक नियमगिरी में डोंगरिया कोंडाओं का आंदोलन दिया हुआ है। यह छत्तीसगढ़ के पूर्व ओडिशा राज्य में स्थित है। जो राज्य नियमगिरी के नाम से एक पहाड़ी है जो बॉक्साइट एल्युमिनियम अयस्क का भंडार माना गया, क्योंकि राज्य सरकार क्या करते हैं, इसके अंत खनन के लिए एक कंपनी में 2004 में करार किया गया था। यह एक वन्य क्षेत्र था क्योंकि यहाँ खनन के लिए वन विभाग को अनुमति या फिर जरूरी नहीं थी, क्योंकि कंपनी के अंतर्गत क्या था, ये सभी आवश्यकताएं अनुमति प्राप्त कर ली, क्योंकि जो 27 जनवरी और 2009 का दिन जिसमें कंपनी की मशीनें जो हैं खनन प्रारंभ करने के लिए पहुंच चुकी थी और उनका जो उसी दिन सुबह से ही क्या करते थे, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो नियमगिरी पहाड़ी के चारों ओर जुटने लगे और देखते ही देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग क्या हो गए, एकत्रित हो गए। और एक आंकड़े के अनुसार लगभग 10,000 महिलाएं व पुरुष क्या हो गए थे, एकत्रित हो चुके थे। और ये लोग नहीं चाहते थे कि जो नियमगिरी की पहाड़ी की खनन कार्य किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने बुलडोजरों या नियमगिरी को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वे इस प्रकार लगभग 17 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखलाएं बनाकर पूरी नियमगिरी पहाड़ी को घेर लिया था, क्योंकि ये प्रदर्शनकारी के पास क्या थी, जो
शक्ति थे और उन पर यह लिखा कि वेदांत वापस जाओ, नियमगिरी में खनन बंद करो। वह यह चाहते थे कि इसमें जो उत्खनन प्रक्रिया होने वाली थी उसे रोका जा सके। तो इस घटना के कारण यह समझते हैं कि सरकार का मानना था कि विकास के लिए इस परियोजना की आवश्यकता तो थी, लेकिन इस परियोजना में 1 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन वाली एल्युमिनियम जो है, इसके लिए वे लगभग 3 मिलियन टन प्रति वर्ष उत्पादन वाला बॉक्साइट खान या फिर कालाहांडी जिले जिसमें लंजीनगर और लगभग 75 मेगावाट की बिजली संयंत्र का निर्माण करना होगा। इन सब के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश क्षेत्र में होना था, जिससे वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जिसमें व्यक्तियों के कार्य के अंतर्गत सरकार की अनुमति भी अनिवार्य रूप से मानी गई। दूसरी ओर जिन लोगों ने खनन का विरोध किया था वे लोग नियमगिरी क्षेत्र में स्थानीय निवासी हैं और यहाँ एक जनजातीय क्षेत्र है जहाँ के अंतर्गत डोंगरिया गोड़ और डोंगरिया कुद और अन्य जातियाँ लंबे समय से निवास करती थीं। लेकिन जो नियमगिरी पहाड़ी का नाम नियम राजा पेनु नामक एक राजा के नाम पर पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाली जो जनजाति है आज ये पहाड़ी की क्या करते हैं, पूजा या फिर नियम राजा के रूप में करती है। और उनका मानना यह था कि जो नियम राजा उनकी रक्षा करते हैं और ये लोग नियमगिरी क्षेत्र से मिलने वाले जो वन्य जीव, नदी, झरने आदि से भी अपनी आजीविका कमाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन का आधार नियमगिरी पहाड़ी और यहाँ फैली प्राकृतिक संपदा ही है। अगर यहाँ खनन होता है तो लोगों को यहाँ की विस्थापित होना पड़ेगा, मतलब यहाँ से उनका जो आजीविका का साधन है वो नहीं मिल पाएगा और उनकी आजीविका के साधन छिन जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आगे दिए हैं जिसमें सूचना के अधिकार का संघर्ष। जैसा कि हमने ओडिशा की जनजाति की कहानी से समझने का प्रयास किया कि हम एक जन आंदोलन के बारे में किस तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो जैसे मध्य राजस्थान जिले में अजमेर, भीलवाड़ा, पाली या राजसमंद सूखा प्रभावित जिले हैं। यहाँ छोटे किसान या मजदूर जीवन यापन के लिए सरकार की योजनाओं पर अकाल या राहत कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं, क्योंकि इनमें अधिकार जो है अधिकतर योजनाएं पंचायतों द्वारा चलाई जाती हैं और इन क्षेत्रों में जो काम के बदलते न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती। जैसा कि 1887 से 88 में जब न्यूनतम वेतन 11 रुपये था, आमतौर पर पुरुषों को 7 या 8 रुपये के हिसाब और महिलाओं को 5 या 6 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। तो आप ऐसा सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं कि क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई समस्याएं हैं क्या? तो स्वाभाविक है, हाँ, जैसे हमारे क्षेत्र के अंतर्गत लिया जा सकता है कि हमारे क्षेत्र में भी क्या है, ऐसी समस्याएं हैं जहां मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी जो सुनिश्चित होती है वे फिर भी मजदूरी यदि पुरुष है तो उससे अधिक मजदूरी या महिला है तो उसको कम मजदूरी दी जाती है। कई बार स्थायी कर्मचारियों को इतना कम मासिक वेतन दिया जाता है जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है। तो इस तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो परेशान होकर यहाँ के मजदूर द्वारा जो अपने कार्य में न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाने लगी, कई सरकारी कार्यालयों में शिकायत के बाद भी मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली। इस तरीके से मजदूरों का संगठित होकर आंदोलन करने का विचार आया और इसके लिए वे 1 मई 1990 में मजदूरों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन भी बनाया और जिसमें कुछ समाज सेविकाओं ने भी इस संगठन का नेतृत्व किया। जैसा कि मजदूर जो किसान हैं शक्ति संगठन में पूरी मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों के बाहर कई धरने या भूख हड़ताल भी करने लगे, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मजदूरों ने बताया कि उनके द्वारा जो काम जो है कम किया गया, इससे मजदूरी भी कम मिलेगी, क्योंकि इस संगठन ने तय किया था कि गांव में लगभग 12 मजदूर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे, साथ ही वे अपने कार्य की माप खुद ही करेंगे। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उनकी मजदूरी या मजदूर जो है उनकी मजदूरी नहीं मिल पाती। इसके बाद भी
क्षेत्र के जो मजदूर हैं या किसानों के जो मजदूर के अंतर्गत मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर आंदोलन किया और एक लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार के हस्तक्षेप ने इन 12 मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली। तो इस सफलता के बाद मजदूरों ने अपने काम और उनके जो बदले में मिली मजदूरी का रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया और सरकार द्वारा मजदूरों के काम या मजदूरी का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा गया था उसे मस्टर रोल कहते हैं। जो मजदूरों के मस्टर रोल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में मजदूरों को पता चले कि स्थानीय अधिकारों या सरपंच द्वारा जो मजदूरों को उतने वेतन भुगतान नहीं किया गया जितना सरकार ने उनके कार्य के लिए दिया गया था। कई तरीके से भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए थे, जैसे ऐसे लोग के नाम से भुगतान किया जाता है जो उस गांव के पिछले कई वर्षों में नहीं रहते थे, या कुछ सरकारी अधिकारी के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान किया जाता था। तो मजदूरी कम दिन में जो की गई भुगतान है उसे अधिक दिन भी किया जा सकता है। ऐसे भवन जिसमें कागजों में बने जो कभी भी नहीं बने, इस तरीके से कई समस्याएं हो सकती थी जिससे उन्हें सही तरीके से मजदूरी नहीं मिल पाई। जैसा कि अगला दिया है तो जन सुनवाई। तो जब मजदूर जान चुके थे कि सरकार को क्या है उनकी मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, तो मजदूरी नहीं मिलने पर वे अधिकारी या पंचायत में लोगों को क्या करना चाहिए, मजदूरी देते समय अगर कोई भ्रष्टाचार या संबंधित कोई समस्या होती है तो उनका विरोध करना चाहिए। तो मजदूरों को समझ आ गया कि वे यह मामला केवल मजदूरी तक ही नहीं, अब मजदूरों को जो सरकारी रिकॉर्ड को देखने की मांग की, क्योंकि सरकारी अफसर क्या करते हैं, रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए वे संगठन ने तय किया कि वे क्षेत्र के गांव में सभी लोगों को सरकारी कार्यों के भ्रष्टाचार के बारे में बताएं और इसके लिए संगठन की जन सुनवाई भी की थी। अगला देखेंगे जिसमें सूचना के अधिकार की मांग। जैसे शुरू में आंदोलन की मांग केवल न्यूनतम मजदूरी से सही भुगतान से जुड़ी हुई थी, लेकिन 5 जो जन सुनवाई के बाद मजदूर विकास के कामों ने सरकारी रिकॉर्ड को देखने की मांग कर रहे थे और वे मांग कर रहे थे कि वे लोगों की जो ज़िंदगी से जुड़े हुए कामों की सरकारी रिकॉर्ड की सूचना सभी लोगों को मिलनी चाहिए। तो सरकारी अफसर क्या करते हैं, रिकॉर्डों को छुपा देते थे और इन छुपे हुए रिकॉर्डों में भ्रष्टाचार के मामले क्या होते हैं, शामिल रहते थे। तो इस बात को संगठन ने समझ लिया और मजदूरों का मानना था कि उनसे जुड़े कामों या रिकॉर्ड को देखने का हक है उन्हें। अब उनको यह हक कानूनी रूप से भी चाहिए, लेकिन आगे चलकर इसी मांग को सूचना के अधिकार की मांग के रूप में रखा गया, जिसमें सूचना अधिकार के अंतर्गत वे संगठन ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जब सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वे 1997 में संगठन की राजधानी जयपुर में एक बेमियादी धरना शुरू की, जिसमें धरने में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के लोग ने हिस्सा लिया और यह धरना लगभग 26 मई 1997 से 14 जुलाई 1997 तक लगभग यह 53 दिन तक क्या हुआ था, चला था। और इस धरने का अंत जो है बड़े एक नाटकीय ढंग से 14 जुलाई 1947 को हुआ, जिसमें सरकार ने बताया कि उसने 1 साल पहले आंदोलन की मांग के अनुसार से नियम बना दिया गया था कि इस नियम के अनुसार राजस्थान के आम आदमियों को पंचायतों के बिल, वाउचर्स, मास्टर रोल और अन्य विकास कार्य से संबंधित दस्तावेज को देखने या उनके फोटोकॉपी लेने का अधिकार प्रदान किया गया, जिससे वे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते थे।